बिजली की तेज आवाज सिद्धांत के कानों में गूंज रही थी, मगर उसे अपने आजू बाजू बैठे हुए लोगों की डर से भरी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। तूफान के कारण बस ड्राइवर को सामने का रास्ता नजर नहीं आया था और इसलिए उसने धोखे से गलत टर्न ले लिया था। उस बस में अफरा तफरी मच गई थी। विक्रम ने अपनी फटी आंखों के साथ सिद्धांत की तरफ देखा। अचानक से एक आदमी हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और बस से भागने की कोशिश करने लगा। अचानक से बस खाई की तरफ और झूल उठी। अंदर बैठे लोग डर के कारण चिल्लाने लगे। सामने बैठे ड्राइवर ने अपना दरवाजा खोला और बस से नीचे कूद गया। ये देखते हुए लोग और भी घबरा गए। सिद्धांत को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कुदरत उसे खुद पिछले जन्म के राज जानने से रोक रही हो। अब हम क्या करें सिद्धांत? हमारा सफर शुरू होते ही खत्म ना हो जाए। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में वेदिका का ख्याल आते ही वो तुरंत यहां वहां देखने लगा। जैसे ही उसे एक इमरजेंसी एग्जिट नजर आई, उसने एक पल भी नहीं गंवाया। सिद्धांत ने विक्रम की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम सभी को शांत रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूं। विक्रम ने तुरंत हां में सिर हिलाया और उस गाड़ी में बैठे हुए सारे लोगों को उनकी ही भाषा में शांत करने लगा। सिद्धांत तुरंत इमरजेंसी एग्जिट खोलकर नीचे जमीन पर कूद गया। कुछ वजन कम होने के कारण एक बार फिर बस खाई की तरफ झूल उठी। उसे नहीं मालूम था कि उस जादुई अंगूठी की शक्तियां उसके अंदर कितनी देर तक होंगी। उसने बिना समय गंवाए उस बस को पीछे से पकड़ा और जोर से खींचना चालू कर दिया। उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो खुद ये देखकर चौंक गया था कि उसने बस को एक हाथ से वापस रोड पर खींच लिया था। ऐसा होते ही बस में मौजूद सारे लोग जोर से ताली बजाने लगे। जो ड्राइवर बस से कूदकर कुछ दूर भाग गया था, वो भी वापस आ गया। उसने सभी से माफी मांगी। जैसे ही सिद्धांत ने दोबारा से बस में कदम रखा, तो सभी ने उसके लिए फिर से ताली बजाना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर झुकाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद शांति होते ही विक्रम बोला, मुझे लगता है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक भाव आ रहा था जो कह रहा था कि असल में मंजिल तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। जैसे ही वो लोग वात्सल्य शहर पहुंचे, बस से उतरते ही एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। विक्रम ने सिद्धांत को ट्रांसलेट करके बताया कि वो आदमी उनसे पूछ रहा था कि उन्हें कहां जाना है। जब सिद्धांत ने नर्मदापुरम का नाम लिया, तो उस जगह का नाम सुनते ही उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी ही भाषा में कुछ चिल्लाते हुए उनसे दूर भाग गया। जब सिद्धांत ने विक्रम से पूछा कि वो क्या कह रहा था, तो उसने बताया, वो कह रहा था कि नर्मदापुरम को ढूंढते हुए यहां बहुत से लोग आए हैं। आज तक वहां की गुफा में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, लेकिन उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। कुछ दूर चलने के बाद एक कच्चा रास्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे पेड़ों की संख्या बढ़ती गई और सूरज की किरणें ढलती गईं। रात के अंधेरे में सिद्धांत और विक्रम ने एक साफ सुथरी जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया। वो जानते थे कि नर्मदापुरम पहुंचने में अभी उन्हें टाइम लगेगा। इतने लंबे सफर के बाद दोनों ही बहुत थक गए थे और इसलिए सिद्धांत को मालूम ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात के सन्नाटे में अचानक से उसकी आंख खुली। जब उसने बाजू में देखा, तो विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से उस टेंट के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। सिद्धांत तुरंत टेंट के बाहर आया। उसने आजू बाजू देखा, मगर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों ने लकड़ी के एक सूखे तने में आग लगा ली थी ताकि वो जंगली जानवरों से बच सकें। जैसे ही सिद्धांत अंदर जाने लगा, अचानक से उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, तो थोड़ी ही दूर एक रोशनी झिलमिला रही थी। सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और लंबे कदमों के साथ उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, तो अचानक से उसके चारों तरफ तेज उजाला छा गया। उसके सामने एक लोहे का बक्सा आ गया। वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसके अंदर कोई ताकत कैद हो।
सिद्धांत ने तुरंत उसको झुककर खोल दिया। वो बक्सा खुलते ही सिद्धांत के कान बजने लगे। उसके आजू बाजू एक तूफान सा आने लगा। अचानक से उस बक्से से एक रोशनी निकली जो कि एक तलवार की शेप की थी। जैसे ही सिद्धांत ने उस जादुई तलवार को छूने की कोशिश की तो अचानक से वो तलवार की शक्ति उसके अंदर समा गई। वो जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में तीव्र ताकत महसूस होने लगी। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके आजू बाजू कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल उसके सामने एक सीन लाइव नजर आने लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से वही दृश्य नजर आने लगा जब उसने वंदिता को अपनी तलवार से मारा था। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे याद आ गया था कि ये वही जगह थी जहां न जाने कितने साल पहले उसके हाथों जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई वेदिका का शरीर जोरों से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। कुछ ही पल पहले उसे ऐसा लगा था कि मानो किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। यही नहीं, उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी, वंदिता मुझे माफ कर दो, वंदिता मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से एक अचंभे से भरी आह निकली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने यहां वहां देखा तो अपने आप को मशीन से घिरा पाया। वो तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। उसके माथे से पसीना चू रहा था। तभी उसे अपने हाथों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ उठाकर देखा तो उसमें एक अंगूठी को पाया जिसे उसने सिद्धांत के हाथ में देखा था। उस अंगूठी को छूते ही वेदिका के हाथ में अजीब सी जलन होने लगी। उसने तुरंत बाजू में रखे हुए एक रुमाल में अंगूठी को बांध लिया। उसने अपने पैर जमीन पर रखे और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल आए। अचानक से उसे अपने सामने एक आदमी नजर आया। उसकी सांसें थम गई। वहीं दूसरी ओर जब दुष्यंत डॉक्टर वीरेंद्र की बात सुनकर अपने एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। कहां है वो? कहां है मेरी मेहनत का नतीजा? मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो अपने दुश्मन को नहीं मार पाया था। डॉक्टर वीरेंद्र ने उसे तुरंत एक छोटी सी जेल की तरफ ले जाना शुरू किया। जैसे ही उस जेल का दरवाजा खुला तो अंदर जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी के नाखून भेड़ियों की तरह लंबे हो चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसका शरीर लंबा होकर 7 फुट से भी ऊंचा हो गया था। उसे देखते ही दुष्यंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। न जाने कितने प्रयासों के बाद हमारी मेहनत सफल हुई है, डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा। मुझे जल्दी से एक डेमो दिखा कि ये कितना ताकतवर है, दुष्यंत ने खुशी से भरी आवाज में कहा। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत उस जानवर जैसे दिख रहे आदमी की तरफ बढ़े और उसे एक लात मारकर उठाने की कोशिश की और अपने कदम पीछे लेकर जेल का दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल वो म्यूटेंट अपने कदमों पर उठा और दहाड़ते हुए जेल की सलाखों को पकड़ लिया और उन्हें जोरों से हिलाने लगा। कुछ ही देर में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने लोहे की सलाखों को भी मोड़ दिया। उसकी ताकत देखकर दुष्यंत बहुत ही खुश था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान और चमक गायब हो गई, क्योंकि अचानक से उस म्यूटेंट के मुंह से खून बहने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि वो तड़पने लगा। तड़पते हुए वो जमीन पर गिर गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुछ कर पाते उससे पहले ही उस म्यूटेंट ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही उस म्यूटेंट ने दम तोड़ा, दुष्यंत को इतना गुस्सा आया कि उसने आजू बाजू रखी सारी चीजों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसके मुंह से गुस्से से भरी चीख निकल रही थी। तुमने कहा था कि हमारी मेहनत सफल हुई है, फिर ये क्या बकवास है? दुष्यंत ने तुरंत डॉक्टर वीरेंद्र का गला दबाते हुए कहा। डॉक्टर वीरेंद्र का मुंह पूरी तरह नीला पड़ गया था। वो धीमी आवाज में बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार मुझे सच में लगा था कि हमने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन मैंने जो पहले कहा था मैं दोबारा कहूंगा। इंसानों के खून में इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी बनाई हुई दवा को सहन कर सके। हमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति ढूंढनी होगी जो हमारी दवा को उनके शरीर में स्टेबल कर दे।
दुष्यंत ने गुस्से में डॉक्टर वीरेंद्र को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और लंबे लंबे कदम लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसके मन में हजार ख्याल उठ रहे थे। एक तरफ उसे अपने दुश्मन को मारना था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो अपने सर को पकड़कर बैठ गया। मगर तभी अचानक से उसे याद आया कि वो लेबोरेटरी में क्यों गया था। उसे याद आया कि उस लेबोरेटरी में अभी भी वो हजारों साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। अगर कोई चीज हजारों साल पुरानी होगी तो उसमें किसी ना किसी तरह की ताकत तो होगी ही। दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि उसे क्या करना था। वो अपनी जगह से उठा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया। रात के सन्नाटे में दुष्यंत ने अपने कदम लेबोरेटरी की तरफ बढ़ाए। उसे लेबोरेटरी का मैप अच्छी तरह से याद था, मगर वो जानता था कि पिछली बार चोरी के अटेम्प्ट के बाद उस हजारों साल पुरानी मम्मी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख दिया गया था। उसने अपने साथियों को इशारा किया। उन सभी के पास स्पेशल ड्रग्स से भरे हुए इंजेक्शंस थे, जिसे लगाते ही कोई भी आदमी चंद पलों में बेहोश हो सकता था। दुष्यंत की नजर लेबोरेटरी के बाहर पहरा दे रहे पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। उसने धीमे से अपने कदम आगे बढ़ाए और पीछे से जाकर एक सिपाही की गर्दन में इंजेक्शन की नीडल घोंप दी। उस सिपाही के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो जमीन पर बेहोश हो गया। दुष्यंत ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और वो सभी अपने अपने मिशन पर लग गए। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं जैसे ही सिद्धांत की आंख खुली तो उसने अपने आप को टेंट में लेटा हुआ पाया। वो हड़बड़ाते हुए बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात में जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना था या फिर हकीकत। वो टेंट से बाहर निकलकर इस बारे में पता करने ही जा रहा था कि अचानक से उसे टेंट के बाहर बहुत सारी परछाइयां नजर आने लगी। उसने विक्रम को हिलाकर उठाया। विक्रम कुछ कहने वाला था, लेकिन सिद्धांत ने तुरंत उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। विक्रम और सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो परछाइयां उनके टेंट के इर्द गिर्द घूम रही थीं। सूरज की किरण पड़ते ही सिद्धांत को अचानक से एक परछाई के हाथ में पहना औजार नजर आया। सिद्धांत और विक्रम अपने साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं आए थे। उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये कौन लोग हैं? अब हम क्या करें? विक्रम ने सिद्धांत से पूछा। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों साथ में बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाया और उन दोनों ने एक गहरी सांस लेकर अपने टेंट की जिप खोली। जैसे ही उन दोनों ने बाहर कदम रखा, दोनों की गर्दन पर एक पैना हथियार महसूस हुआ। सिद्धांत जब विक्रम की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में डर साफ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत नर्मदापुरम की उस गुफा तक पहुंच पाएगा? क्या था दुष्यंत का अगला कदम? क्या वेदिका अपने पिछले जन्म की सच्चाई जान पाएगी? क्या सिद्धांत दुनिया पर आने वाले खतरे को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जंगल के सन्नाटे में जैसे ही सिद्धांत ने अपने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कुछ आदमी खड़े हुए थे। उन सभी के हाथ में पैनी नोक वाले भाले थे, जिनमें से दो की नोक सिद्धांत और विक्रम की गर्दन पर पॉइंटेड थी। उनके चेहरों पर अजीब से निशान बने हुए थे। कपड़ों के नाम पर उन्होंने अपने शरीर के सिर्फ निचले हिस्से को ढका हुआ था। उनके चेहरों पर गुस्सा नजर आ रहा था। सिद्धांत समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उस जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। उस गुट में से एक आदमी सामने आया। देखने में वो हट्टा कट्टा और जवान नजर आ रहा था। उसके सिर पर कौड़ियों से बना एक मुकुट था। विक्रम सिद्धांत की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ये जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं और वो सामने उनका मुखिया। तुम कुछ मत कहना, मुझे इनसे बात करने दो। इतना कहकर विक्रम उस मुखिया की तरफ मुड़ा। उस मुखिया ने अपनी अलग भाषा में
विक्रम से चिल्लाते हुए कोई सवाल पूछा। जैसे ही विक्रम ने अपना मुंह खोलकर उसका जवाब दिया, अचानक से वो सब और अलर्ट हो गए। उनके भाले की नोक सिद्धांत के गर्दन में और तीव्रता से चुभने लगी। तुमने ऐसा क्या कहा जिससे ये इतना नाराज हो गए? सिद्धांत ने धीमी आवाज में विक्रम से पूछा। तब विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने वही बताया जो मैंने उस बूढ़े आदमी को बताया था, मगर वो गुफा इतनी पवित्र है कि कोई भी हमें उसमें जाने देने के लिए तैयार नहीं है। अचानक से उस गुट का सरदार विक्रम की तरफ मुड़ा और तेज आवाज में फिर से कुछ बोला। विक्रम ने उसकी बात ट्रांसलेट करते हुए सिद्धांत को बताया। ये कह रहे हैं कि ये उस गुफा में रहने वाले देवी देवता को पूजते हैं और इसलिए हमें उस गुफा में किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देंगे। इतना ही नहीं, ये हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हम अभी के अभी यहां से वापस नहीं गए तो ये हमें उसी देवता को बलि चढ़ा देंगे। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उस सरदार की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखिए, हमें वहां जाने दीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सिद्धांत अपने कदम आगे लेते हुए बोला, लेकिन तभी अचानक से वो सरदार चौंक गया और उसने एक इशारा किया। अचानक से उसके लोग तेज चिल्लाते हुए आवाज निकालने लगे और सिद्धांत और विक्रम के इर्द गिर्द घूमने लगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ मत बोलना, अब तुमने कर दिया ना इनको नाराज। वो सभी अपने भालों को लेकर सिद्धांत और विक्रम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक डाली टूटने की आवाज आई। अगले ही पल उनके सामने एक वयस्क बाघ खड़ा हुआ था। उस बाघ को देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। वो आदिवासी तुरंत चारों दिशाओं में भाग गए। उस बाघ ने भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना खाना ढूंढना शुरू कर दिया। वो बाघ वहां से भाग रहे आदिवासियों के पीछे जाने लगा। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत का हाथ थामा और कहा, यही सही मौका है, हम यहां से भाग चलते हैं। एक पल के लिए सिद्धांत भागने के लिए तैयार था, मगर फिर उसे अचानक से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैसे वो बाघ एक आदमी को खींचते हुए ले जा रहा था। सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और भागते हुए उसने जमीन से एक भाला उठा लिया। सिद्धांत, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। विक्रम चिल्लाता रहा, मगर सिद्धांत ने उसकी एक ना सुनी। सिद्धांत भागते हुए उस बाघ के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर भाले से वार किया। एक दो वार के बाद भी जब कुछ असर नहीं हुआ तो सिद्धांत ने अपने अंदर की पूरी शक्ति इकट्ठा की और दोबारा से उस बाघ पर जोर का वार किया। उस बाघ के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो जमीन पर लेट गया, मगर वो इतनी आसानी से अपने खाने को नहीं जाने देने वाला था। इसलिए वो दूसरे ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सिद्धांत की तरफ लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो बाघ अपना पंजा उठाकर सिद्धांत पर वार करने वाला था, अचानक से पीछे से एक छोटा सा तीर हवा में उड़ता हुआ आया और उस बाघ की पीठ में जा लगा। उस तीर में जहर था, जिसके कारण अगले ही पल वो बाघ जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। सिद्धांत ने अचंभे से भरी नजरों से उस आदिवासी समूह के सरदार की तरफ देखा। कुछ आदमियों ने जमीन पर पड़े अपने साथी को खड़ा किया। वो सरदार गुस्से भरी नजरों से सिद्धांत की तरफ बढ़ा। सिद्धांत की सांस पहले से ही फूली हुई थी। उसे नहीं पता था कि वो सरदार आखिर क्या करने वाला है। सिद्धांत ने अपने हाथ को कस के मुट्ठी में बांध लिया और वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल वो सरदार सिद्धांत के सामने अपने घुटनों पर सर झुकाकर बैठ गया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। सिद्धांत ने विक्रम की तरफ इशारा किया। विक्रम ने तुरंत उस सरदार की बातों को ट्रांसलेट करते हुए सिद्धांत को बताया। यह कह रहा है कि तुमने इसके भाई की जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यह तुम्हें यहां से जिंदा जाने देगा। इतना ही नहीं, यह तुम्हें उस गुफा में जाने से भी नहीं रोकेगा। विक्रम की बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए उस सरदार का शुक्रिया किया। थोड़ी देर में वो आदिवासी समूह वहां से चला गया, लेकिन उनके जाने से पहले विक्रम ने उनसे नर्मदापुरम का रास्ता पूछ लिया था। इसलिए विक्रम और सिद्धांत ने
अपना सामान बांधा और मंजिल के आखिरी रास्ते पर निकल पड़े। एक बार फिर दिन से रात हो गई। वो लोग अब पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच गए थे। उन दोनों की थकान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रास्ते में सिद्धांत और विक्रम को न जाने ऐसी कितनी ही गुफाएं मिली, लेकिन उन सभी को देखकर सिद्धांत समझ गया था कि ये वो गुफा नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। कुछ कदम और चलने के बाद अचानक से सिद्धांत का सर भारी होने लगा। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, लगता है हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। विक्रम ने तुरंत हां में सिर हिलाया और वो दोनों एक नहर के बाजू में जाकर बैठ गए। सिद्धांत ने तुरंत नहर के ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। तभी उसे कुछ दूर एक झरने की आवाज सुनाई दी। वो अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और तुरंत उस झरने की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी नजर पहाड़ से गिर रहे झरने पर भी पड़ी, मगर इस झरने में कुछ अलग था। तेज रफ्तार में पानी गिरने के बावजूद भी सिद्धांत को झरने के पीछे से रोशनी नजर आ रही थी। अचानक से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सिद्धांत तुरंत उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसके पीछे विक्रम भी था। जैसे ही वो उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो विक्रम की नजर वहां बने एक पत्थर के शिल्प पर पड़ी। रुक जा सिद्धांत, ये देखो। विक्रम ने तुरंत एक लकड़ी की मदद से उस पत्थर की ड्राइंग पर जमी हुई घास को साफ किया। जैसे ही वो तस्वीर उन दोनों के सामने आई, विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने करियर में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस तस्वीर में गुफा के अंदर का नजारा बना हुआ था और नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए थे। विक्रम उसके और पास गया और ध्यान से उन अक्षरों को देखने लगा। मुझे इसमें से कुछ ही अक्षर समझ आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लग रहा है जैसे कि ये गुफा के अंदर जाने के बाद का दृश्य दर्शा रही है। और ये बात सच थी। उस तस्वीर में गुफा के अंदर एक दरवाजा नजर आ रहा था जिससे तीव्र रोशनी निकल रही थी। उसके सामने एक आदमी बना हुआ था जो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से सिद्धांत की नजर उस गुफा की दीवार पर पड़ी और उसने विक्रम से वो लकड़ी लेते हुए आगे की दीवार को भी साफ किया। उन्होंने देखा कि दीवार पर बनी हुई तस्वीर आगे भी कंटिन्यू हो रही है, मगर इस बार उस तस्वीर में उस दरवाजे से एक अजीब सा आकार बाहर निकल कर आ रहा था और उस आकार ने सामने खड़े हुए आदमी को पूरी तरह से दबोच लिया था। आखिर में वो तस्वीर दरवाजा बंद होने पर खत्म हो रही थी। विक्रम ने नीचे लिखे शब्दों को पढ़ते हुए कहा, ये गुफा जिंदगी और मौत के बीच का एक द्वार है। इसमें आज तक जो भी गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि ये वही गुफा है जिसके बारे में तुमने उस किताब में पढ़ा था। हम इसकी खोज करते हुए यहां तक आए हैं। तुम यही मेरा बाहर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूं, सिद्धांत ने कहा और उस गुफा के अंदर पैर रखने लगा। लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और चिंता से भरी आवाज में बोला, सिद्धांत, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की गुत्थी को सुलझाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहकर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि हमने जहां जहां इस गुफा के बारे में पढ़ा है वहां वहां यही लिखा है कि एक बार जो इसमें गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ तो मैं क्या करूंगा? सिद्धांत ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम मेरा साथ सिर्फ यहीं तक दे सकते हो। इसके बाद जो भी होगा वो मेरे नसीब में लिखा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ दिन में इस गुफा से वापस नहीं आया तो तुम वेदिका को सब कुछ सच सच बता देना। अगर मैं इस जन्म में भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाया तो मैं दोबारा उससे मिलूंगा, सिद्धांत ने कहा और विक्रम को कस के गले लगा लिया। उसने अपना बैग उठाया और उस गुफा के अंदर चला गया। विक्रम की चिंता से भरी आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन वो अपने दोस्त को चाहकर भी नहीं रोक पाया था।
सिद्धांत अपने दोस्त को देखने के लिए हिम्मत रख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस गुफा में पैर रखा तो उसके शरीर में अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वो गुफा अंधेरे में डूबी हुई थी। अंदर आने से पहले उजाला लाने के लिए सिद्धांत ने एक लकड़ी में आग जला ली थी। जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गया, उसने उस गुफा की दीवारों में बनी हुई तस्वीरों को देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना किसी देरी के उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने अपना अगला कदम आगे रखा, उसके सामने की जमीन नीचे धंस गई और उसके सामने का फ्लोर उबलते हुए लावा से भर गया। सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस लावा को पार करके आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं बाहर विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने दोस्त का पीछा करते हुए उस गुफा में अंदर आने के लिए कदम आगे बढ़ाया। मगर तभी उस गुफा से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने विक्रम को तुरंत नीचे बह रहे पानी में धकेल दिया। विक्रम जब पानी से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अचंभा साफ नजर आ रहा था। अचानक से उसे समझ आ गया कि वो गुफा ऐसे किसी को भी अंदर नहीं आने देगी। अचानक से ऐसा ही हवा का झोंका सिद्धांत से टकराया और उसके पैर लड़खड़ा गए। अगले ही पल वो नीचे उबलते हुए लावा में गिरने लगा। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत उस गुफा से अपने अतीत में पहुंच पाएगा? क्या अतीत में पहुंचना उसके लिए आसान होगा? क्या दुष्यंत उस मम्मी को चुराने में कामयाब होगा? क्या वेदिका को कभी अपनी असलियत का पता चलेगा? क्या राज छुपे थे सिद्धांत की अतीत में जो उसकी जिंदगी को बदलने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए। दुष्यंत और उसके साथी बड़े ही होशियारी से लेबोरेटरी में एंट्रेंस पाने में कामयाब हो गए थे। कुछ ही देर में दुष्यंत और उसके साथी लेबोरेटरी के उस कमरे के सामने खड़े हुए थे जहां वो मम्मी रखी हुई थी। दुष्यंत ने अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकाला और उसे उस कमरे की दीवार पर लगा दिया। अगले ही पल वहां जोर का विस्फोट हुआ, जिसके कारण उस कमरे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। दुष्यंत और उसके आदमियों ने तुरंत कमरे में घुसकर मम्मी के कॉफिन को उठा लिया और वहां से भागने लगे। विस्फोट की आवाज सुनकर लेबोरेटरी में मौजूद सारे पुलिस के सिपाही उनकी तरफ भागे, मगर इस बार दुष्यंत अपनी पूरी तैयारी से आया था। उसने उनकी तरफ धुएं से भरे बम फेंके, जिनके कारण उन सभी की आंखें जलने लगी। देखते ही देखते दुष्यंत उस मम्मी को चुराने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी ओर जब वेदिका ने अपने कदम हॉस्पिटल रूम से बाहर रखे तो उसका सामना इंस्पेक्टर रौनक से हुआ। इंस्पेक्टर रौनक वेदिका के होश में आने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में भी हजार सवाल उठ रहे थे और वो उन सभी के जवाब चाहता था। वेदिका को बाहर आते हुए देख वो तुरंत अलर्ट हो गया और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरा नाम इंस्पेक्टर रौनक है। लेबोरेटरी में हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वेदिका उसका जवाब दे पाती तभी अचानक से इंस्पेक्टर रौनक का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर जो कुछ भी सुना, उसे सुनते ही इंस्पेक्टर रौनक की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम क्या कह रहे हो? मगर हमने मम्मी को बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ था, वो कैसे चोरी हो गई? मैं अभी वहां आता हूं, इंस्पेक्टर रौनक ने कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वेदिका ने उसे रोकते हुए पूछा, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? चोरी? कौन सी चोरी? तब इंस्पेक्टर रौनक ने उससे कहा, कुछ दिन पहले तुम जिस लेबोरेटरी में काम करती हो उसमें चोरी का अटेम्प्ट हुआ था। आज फिर से चोर वहां आए थे और वहां रखी हजारों साल पुरानी मम्मी चुरा कर ले गए। ये बताते हुए भी इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर तेज गुस्सा था। उसकी बात सुनते ही वेदिका के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि उस मम्मी पर रिसर्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर रौनक से पूछा, मिस्टर सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर काले बादल छा गए और वो बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वेदिका जानती थी कि उसे जल्द से जल्द सिद्धांत को इस बारे में बताना होगा। यही नहीं, उसकी एक खास निशानी वेदिका के पास रह गई थी। वेदिका ने कस के उस अंगूठी को हाथ में थामा और हॉस्पिटल से जाने लगी, जहां दुष्यंत और वेदिका
दोनों ही अपने काम में लगे हुए थे। वही सिद्धांत उस गुफा के अंदर उबलते हुए लावा में गिरने से खुद को बचा रहा था। उसका हाथ फिसलते ही जा रहा था। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अचानक से उस गुफा का माहौल बदल गया। अगले ही पल सिद्धांत के कान में एक आवाज गूंज उठी। क्या तुम इतने कमजोर हो? यह तो एक छोटी सी परीक्षा थी। क्या तुम इसे भी पार नहीं कर सकते? अपने मन में झांक कर देखो। इस दुविधा से निकलने का समाधान तुम्हारे पास है। इस आवाज को सुनकर सिद्धांत अचानक से हड़बड़ा गया और उसकी ग्रिप और छूट गई। वो उस उबलती हुई खाई के और करीब पहुंच गया। कौन हो तुम? इस गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे मेरे अतीत में जाने का रास्ता बताओ। लेकिन उस आवाज ने सिद्धांत का जवाब नहीं दिया। सिद्धांत जानता था कि उसे सोच समझकर काम करना होगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उस अंगूठी के मिलने के बाद वो कोई मामूली इंसान नहीं रह गया था। खासकर कल रात मिली शक्ति उसे अभी भी अपने शरीर में महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और चट्टान से निकल रहे पत्थरों को पकड़ते हुए ऊपर जाने लगा। अचानक से उसकी नजर कुछ दूर बने लोहे की कील के आकार की तरफ गई। जैसे ही वो उस लोहे की कील के पास पहुंचा, उसने उसे जोर से खींच दिया। अगले ही पल सिद्धांत के पैरों के नीचे एक ब्रिज खुल गया। सिद्धांत ने बड़े ही ध्यान से उस ब्रिज पर अपना कदम रखा। वो ब्रिज चट्टानों के दो हिस्सों को जोड़ रहा था। उस ब्रिज की रस्सी को पकड़ते हुए सिद्धांत गुफा में आगे बढ़ने लगा। वही दूसरी तरफ जैसे ही दुष्यंत उस हजारों साल पुरानी मम्मी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा, उसके दो आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वो आगे आते हुए बोले, बॉस, हमें अभी अभी मालूम चला है कि सिद्धांत अपने दोस्त विक्रम के साथ साउथ इंडिया के किसी गांव में कुछ ढूंढने के लिए गया है। वो लड़की वेदिका भी उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। वेदिका और सिद्धांत का नाम सुनते दुष्यंत का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों से उस मम्मी को सुरक्षित रखने को कहा और अपने कमरे में आगे का प्लान बनाने के लिए चला गया। वही दूसरी तरफ जैसे जैसे सिद्धांत गुफा में बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे ही उसे कम दिखाई देना शुरू हो रहा था। सिद्धांत अब अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि अगले पल क्या हो। अचानक से उसके सामने एक तीव्र रोशनी नजर आई। उसके सामने एक विशालकाय दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे को देखने में लग रहा था कि जैसे किसी इंसान ने उसे बनाया हो, लेकिन सिद्धांत अच्छे से जानता था कि इस गुफा में इतनी अंदर इस तरह का दरवाजा बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। सिद्धांत ने अपने कदम आगे बढ़ाए और तुरंत उस दरवाजे को टच किया, मगर टच करते ही उस दरवाजे से एक भयंकर शक्ति निकली, जिसके कारण सिद्धांत जाकर दूर जमीन पर गिर गया। सिद्धांत अपने कदमों पर खड़ा हुआ और दोबारा से उस दरवाजे की तरफ अपनी पूरी ताकत से बढ़ा। उसने दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन फिर से वो दूर जाकर दीवार से टकरा गया। अगले ही पल उस दरवाजे के आजू बाजू काले रंग का धुआं उठने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक आदमी का रूप ले लिया, मगर वो आदमी कद में 7 फीट लंबा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो लाल आंखों से सिद्धांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखने लगा और अपनी भारी आवाज में बोला, किस मूर्ख ने इस गुफा में आने का प्रयास किया है? मैं इस गुफा का रक्षक हूं। तुम इतनी आसानी से समय के उस पार नहीं जा सकते। उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इतना कहकर उसने सिद्धांत को कुछ भी सोचने या समझने का समय नहीं दिया और उसकी तरफ हवा के रूप में आकर एक जोर का वार किया। सिद्धांत के कदम लड़खड़ाने लगे और वो उस वार के कारण इतनी दूर जाकर गिरा कि वो दोबारा से उस उबलती हुई खाई में गिरने वाला था। उसने तुरंत एक दीवार को पकड़ लिया और अपने आप को गिरने से बचाया। ये देखते हुए वो शक्ति और गुस्सा हो गई और सिद्धांत की तरफ अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही दुष्यंत को मालूम चला कि सिद्धांत किसी चीज को ढूंढने के लिए भारत के दूसरे छोर में गया था, उसने भी समय नहीं लगाया और सिद्धांत का पीछा करने के लिए निकल गया। मगर उसके लिए उसे एक और काम करना था। दुष्यंत ने अपनी कार के एक्सेलरेटर पर कदम रखा और अपनी स्पीड बढ़ा ली। वहीं दूसरी ओर वेदिका जब लेबोरेटरी पहुंची
तो उसका सामना मिस्टर मिश्रा से हुआ, जो वहां पर मम्मी की चोरी के बाद बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे। जब उसने उनसे सिद्धांत और विक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि वो दोनों किसी रिसर्च के लिए नर्मदापुरम गांव गए हैं। वेदिका तुरंत अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से निकल गई और सिद्धांत को ढूंढने के मकसद पर निकल गई। वो सिद्धांत तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। इसकी वजह सिर्फ वो मम्मी या अंगूठी नहीं थी, बल्कि उसके मन में उठ रहे भाव भी थे। जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिद्धांत को पहले से जानती है। उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब वो जल्द से जल्द चाहती थी। जैसे ही बस पकड़कर वो वात्सल्य पहुंची तो उसे मालूम चला कि नर्मदापुरम जाने के लिए उसे एक घने जंगल से गुजरना होगा। वेदिका ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो बहुत डरी हुई थी, मगर उसका मन तुरंत सिद्धांत को ढूंढने के लिए कह रहा था। वो दृढ़ निश्चय के साथ उस जंगल में निकल गई। धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा था। वेदिका की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जंगल में चलते हुए अचानक से उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वेदिका ने अपनी स्पीड और तेज कर ली और हाथ में ली हुई लकड़ी को कस के पकड़ लिया। उसे मालूम था कि इस जंगल में कई जंगली जानवर हैं, मगर वो अपने काम के लिए पहले भी इस तरह की रिसर्च पर आ चुकी है। वो जानती थी कि उसे जल्द से जल्द अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अचानक से उन कदमों की आवाज तेज हो गई। वेदिका भागने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, मगर उसका दिल कह रहा था कि उसे जल्द ही सिद्धांत के पास पहुंचना होगा। अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से अचंभे से भरी चीख निकल आई। अगले ही पल उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वेदिका का मुंह डर से सफेद हो गया। आखिर तुम मेरे सामने आ ही गई। मैं उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में तो नहीं मार पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के सामने ही मारूंगा। दुष्यंत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मोहब्बत का नाम सुनते ही वेदिका चौंक गई। वो वेदिका का पीछा कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसे सिद्धांत को उसके घुटनों पर लाना है तो इसके लिए इस जन्म में भी उसे वेदिका का इस्तेमाल करना होगा। वेदिका ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अगले ही पल दुष्यंत ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ रस्सी से बांध दिए। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। आज हम तुम्हारे सिद्धांत को ढूंढकर उसका खेल खत्म कर देंगे, दुष्यंत ने कहा। मगर तुम कौन हो और ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम सिद्धांत का पीछा क्यों कर रहे हो? वेदिका ने अपने मन में उठ रहे सवाल पूछे, मगर दुष्यंत ने मुस्कुराहट के साथ सिर्फ एक ही जवाब दिया। तुम्हें भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। उसकी बातें वेदिका को समझ नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। दुष्यंत ने कहा और वेदिका के सिर पर एक जोर का वार किया। अगले ही पल वेदिका बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ गुफा में सिद्धांत अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। वो जादुई शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। सिद्धांत की सांस फूल रही थी। वो जानता था कि अगर उसे अपने अतीत तक पहुंचना है तो उसे इस काली शक्ति को मात देनी ही होगी। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर में बह रही शक्ति का आवाहन किया। अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। वो तलवार वही तलवार थी जो कल रात को उसके शरीर में समा गई थी। सिद्धांत को तलवार चलाना नहीं आता था, मगर अचानक से उसे तलवारबाजी के सारे मूव्स याद आ गए। उसने तुरंत उस तलवार को हवा में घुमाया और उस काली शक्ति पर वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला वार किया, वो काली शक्ति चौंक गई और कमजोर पड़ गई। सिद्धांत रुका नहीं, वो अपना वार करता रहा। आखिर में उसने उस काली शक्ति के बीचों बीच चमक रही रोशनी पर अपनी तलवार की नोक से वार किया। अचानक से उस गुफा में तेज उजाला छा गया। सिद्धांत नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, मगर वो काली शक्ति कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब वेदिका की आंख खुली तो उसने देखा कि दुष्यंत उसके बाजू में पेड़ से टिककर सो रहा था। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की। दोनों हाथ बंधे होने के कारण उसे ऐसा करने में बहुत मुश्किल हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। एक पेड़ का सहारा लेकर
वेदिका अपने कदमों पर खड़ी हो गई। उसने एक आखिरी बार दुष्यंत को देखा और वहां से भागने लगी, मगर तभी उसके पैरों के नीचे एक डंडी आ गई, जिसके टूटने के कारण एक जोर की आवाज उस सन्नाटे से भरे जंगल में छा गई। अगले ही पल दुष्यंत की नींद खुल गई। वेदिका को भागते हुए देख वो तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वेदिका ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और भागने लगी। दुष्यंत उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन जंगल में जमीन गीली होने के कारण अचानक से वेदिका का पैर नीचे फिसल गया और वो एक तेज चीख के साथ नीचे खाई में गिर गई। जैसे ही सिद्धांत उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसके कान में एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। वो तुरंत समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वेदिका है। सिद्धांत ने गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, मगर अगले ही पल वो दरवाजा अपने आप खुल गया और उससे एक तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। सिद्धांत वेदिका को बचाने के लिए गुफा से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत सच में अपने अतीत में जाने में कामयाब हो गया था? क्या वो अपने अतीत की गलतियों को सुधार पाएगा? क्या वो वेदिका को बचा पाएगा? क्या दुष्यंत सिद्धांत को ढूंढ लेगा? क्या वेदिका सही सलामत थी? जानने के लिए सुनते रहिए।